यात्रा पर उदयपुर आए थे। मेरे एक निवेदन पर उन्होंने प्रेस से मिलने का अनुरोध स्वीकार किया। मैंने ही कहा था कि यहाँ की मीडिया आपसे मिलेगी तो अच्छा लगेगा और कुछ राजनीतिक भविष्यवाणियाँ या वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जो देश का है उस पर कुछ चर्चा होगी तो आम जन को भी पता चलेगा, लाभ मिलेगा। एक शॉर्ट नोटिस पर सभी पधारे, इसके लिए आपको धन्यवाद। और अब मैं औपचारिक रूप से ये चर्चा है इसको प्रारंभ करने का निवेदन करता हूँ। डॉक्टर कुमार बनर्जी पहले अपनी बात रखें कि आप भी साथी स्वतंत्र एक चर्चा के लिए प्रश्नोत्तर आप सभी को नमस्कार। आदरणीय मित्रों, आप पत्रकार हैं और मैं ज्योतिषी। पत्रकार और ज्योतिषी दोनों का अपने काम के हिसाब से एक राजधर्म होता है और एक युग धर्म होता है। राजधर्म ये है कि राष्ट्र और राष्ट्र की व्यवस्था के लिए जो भी उपयुक्त हो, उचित हो और समीचीन हो वो आप भी कहें और हम भी कहें। और युग धर्म ये है कि समकालीन संदर्भों के सत्य को रखें। ये मेरा सौभाग्य है कि आप पधारे हैं और मैं चाहूँगा कि जो हमने विषय रखा है, आपसे निवेदन किया है विषय आज के अपनी इस भेंट के बारे में, उस विषय की सीमा और उसकी मर्यादाओं में निसंकोच होकर आप प्रश्न करें। मेरी मर्यादा में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके उस प्रश्न का मान पूरा रख सकूं। खुला मंच है, आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। हम इसमें राजस्थान प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेश जो हैं राष्ट्र के, उनकी भी बात कर सकते हैं और राष्ट्रीय संदर्भों की भी, राजनीतिक संदर्भों की ही बात कर सकते हैं। अभी जो देश में बंगाल का परिदृश्य चल रहा है, काफी नेगेटिविटी है, इसमें पॉजिटिविटी आने की संभावनाएं है तो कब तक है? प्रश्न आपका अच्छा है कि बंगाल के, मैं प्रश्न रिपीट कर देता हूँ आप सभी के लिए, कि बंगाल के हालिया जो घटनाक्रम है उनसे नकारात्मकता बहुत आ गई है। इनका प्रश्न है कि सकारात्मकता कब तक आ सकती है और कैसे, क्या कुछ। देखिए, बंगाल के साथ में एक त्रासदी जो है वो आज़ादी से लगातार है। कैसे है कि बंगाल भारतवर्ष के पूर्व में, बिल्कुल एक ज्योतिषी हिसाब से आप इस चीज़ को समझिए, बंगाल भारतवर्ष के पूर्व में है लेकिन उसके नाम में पश्चिम शब्द जुड़ा है। हम इसे कहते हैं विरोधाभासी अस्तित्व। यानी एक आदमी जिसका कद तो छोटा है 2-2.5 फीट का, लेकिन उसे सब बोलते हैं लंबू। ये वो चीज हो गई, यानी विरोधाभासी अस्तित्व। इस विरोधाभासी अस्तित्व के कारण से बंगाल को विधान चंद्र राय की सरकार का गिरना हो, चाहे कम्युनिस्ट शासन के दौरान वहां के विकास का पतन होना हो, चाहे उसके बाद में अगर ममता बनर्जी के कार्यकाल को देखें या हालिया विधानसभा चुनाव को देखें, सारी परिस्थितियों में ये चीज उभर कर आती है। तो एक तो ये है कि जब बंगाल का नाम बदल दिया जाएगा, पश्चिम बंगाल से बदल दिया जाएगा, और निश्चित रूप से मानकर चलिए कि 2026 तक इसके बहुत प्रबल योग हैं। 2026 के जो विधानसभा चुनाव आएंगे पश्चिम बंगाल के, तब तक बहुत प्रबल योग हैं कि पश्चिम बंगाल का नाम बदल दिया जाए। और पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर जब इसमें से पश्चिम शब्द हटा दिया जाएगा तो ये विरोधाभास खत्म होगा। उसके बाद में बंगाल, आप मानकर चलिए कि 3.5 से 5.5 साल के अंदर सरपट दौड़ने लगेगा। एक दूसरा, वहाँ की राजनीति के साथ जो हिंसा है वो बंगाल के अपने नामांक और पश्चिम बंगाल की स्थापना के अंकों के साथ में वो बनाता है आग्नेय युति, अंगारक युति, तो मंगल और राहु की जो होती है, अंक 4 और 9 की। इस कारण से वहाँ चुनाव हिंसा, खून खराबे से मुक्त कभी नहीं रहे, कभी नहीं रहे। लेकिन अब जैसे ही बंगाल का नाम परिवर्तन होगा, ये पश्चिम शब्द हटेगा, तो उसके बाद से यहाँ नए अंक लागू होंगे। जैसे आप सबको पता है, पहले उत्तरांचल नाम था,
तो उत्तरांचल के नामांक अलग बनते थे और उत्तराखंड के अलग बनते थे। तो उसके बाद में परिवर्तन आया, तो वही परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं दोहरा दूं कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के नाम में से ये पश्चिम शब्द हटा दिया जाएगा, जो भी उसकी वैधानिक प्रक्रिया, तब आपको ये नकारात्मकता बहुत कम मिलेगी और सकारात्मकता। जम्मू कश्मीर में विभाजन सब भी आप इसी नजरिए से देखते हैं? दोबारा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख विभाजन जो किया उस राज्य का, क्या इसमें भी ज्योतिषीय घटना देखी मोदी सरकार? देखिए, राजनीति, अगर हिंदुस्तान के संदर्भ में राजनीति की बात कर रहे हैं तो अंदर की बात अलग है और बाहर की बात है। अंदर की बात तो यह है कि अपवाद स्वरूप छोड़ दे तो कोई भी नेता बिना ज्योतिषी के सहारे के या मार्गदर्शन के नहीं चलता। ये आम आदमी भी जानता है, या आप भी जानते और मैं भी जानता हूँ। लेकिन क्या होता है, प्रकट में स्वीकार करने या कहने की अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं। किसी को समीचीन लगता है, किसी को नहीं लगता। रहा सवाल ये, तो मोदी जी के बारे में अगर कोई ज्योतिषी ये दावा करे कि मोदी जी ने फला काम ज्योतिषी से पूछकर किया होगा या नहीं किया होगा, ये कहना बहुत कठिन है। क्योंकि मोदी जी के जीवन में उनकी बॉडी में, यानी अंग ज्योतिष में अंक 5 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तालमेल है। और ये दोनों क्या करते हैं, जिस आदमी के होते हैं उसको अनप्रिडिक्टेबल बताते हैं। मतलब उसके बारे में प्रेडिक्शन करना, भविष्य कथन करना बड़ा कठिन है। लेकिन निश्चित रूप से, क्योंकि क्या होता है आप भी जानते हैं, इस तरीके के फैसले कोई भी आदमी एक अकेला नहीं लेता। उदाहरण के लिए आप समझिए, आप पूरी बात की गंभीरता समझ जाएंगे। हिंदुस्तान की आज़ादी जो है, शपथ तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ली थी और राजेंद्र प्रसाद जी थे दूसरे पद पर। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी ने बुलाया था उज्जैन के पंडित सूर्य नारायण व्यास को। वे अपने मित्र गिरधारी लाल गोस्वामी के साथ आए और उन्होंने पंडित व्यास जी से कहा था, राजेंद्र प्रसाद जी ने, कि आज़ादी का मुहूर्त निकालिए। अब आज़ादी का मुहूर्त उन्होंने निकाल के दिया और भविष्यवाणी जो की थी वो काफ़ी लंबी बात है। तो अब अगर आम आदमी ये देखें कि शपथ लिए नेहरू जी ने, तो नेहरू जी ने तय किया होगा दिन, ऐसी बात नहीं है। दिन तय किया था माउंटबेटन ने, उन्होंने कहा था मेरे पास 2 दिन है, 14 और 15 अगस्त, पाकिस्तान और आपस में तय कर लो आपकी कौन। लेकिन फिर दिन का मुहूर्त नेहरू जी ने तय नहीं किया। मगर नेहरू सरकार की बात कर लीजिए, उस समय की सरकार, राष्ट्रपति भी तो सरकार का अंग होता है ना। तो इसलिए ये कहना कि मोदी जी ने अकेले तौर पर कोई निर्णय लिया या नहीं लिया, मगर कहीं न कहीं ज्योतिष हिंदुस्तान की राजनीति के हर कोने में मौजूद है, था भी और रहेगा भी। 5 अगस्त को ये बात हुई थी, आप सभी को मालूम है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली जो बात हुई 5 अगस्त को हुई। अब देखिए, अगस्त के महीने के अंक को अगर हम तारीख के अंक के साथ जोड़ेंगे तो आप मानकर चलिए कि इनका जो वर्तमान स्वरूप है वो अधिक नहीं चलेगा। क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो केंद्र शासित प्रदेश दोनों को बनाया है, तो ये या तो दोनों का ही लंबा नहीं चलेगा या कम से कम एक का नहीं चलेगा। तो इसके आधार पर और जम्मू कश्मीर के नवीन अंकों के आधार पर कहा जा सकता है कि आज जब हम बैठे हैं तो 2.5 साल के अंदर अंदर, और 2.5 में भी 2.5 साल के आप 2 हिस्से कीजिए तो 1.25 साल बनते हैं। तो पहले तो 1.25 साल का मतलब ये हुआ कि अक्टूबर 2022 तक इस दरमियान जम्मू कश्मीर से संबंधित कोई बहुत बड़ा काम संपन्न होने वाला, जो आज दिख रहा है नहीं दिख रहा अलग चीज है। अक्टूबर 2022 तक 1.25 साल, और उसके बाद में 1.25 साल का मतलब जनवरी 2024 तक वो काम हो चुका होगा। तो जनवरी 2024 तक जम्मू कश्मीर का वर्तमान स्वरूप नहीं रहेगा। मतलब ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये नहीं रहेगा, यहाँ उपराज्यपाल नहीं रहेगा और ये पूर्ण राज्य के दर्जे को प्राप्त कर लेगा। लेकिन वो जम्मू कश्मीर बिल्कुल बदला हुआ होगा संवैधानिक रूप से, राजनीतिक संवैधानिक रूप से बिल्कुल बदला हुआ जम्मू कश्मीर होगा, क्योंकि तब नए अंक लागू होंगे। जैसे पुडुचेरी है, जब वो आपके लिए वहाँ उपराज्यपाल है, जैसे गोवा है, पहले वहाँ उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश तो उसके अंक अलग थे और राज्य के रूप में अस्तित्व में आए तो हो गए। अब जम्मू कश्मीर जब राज्य के रूप में अस्तित्व में आएगा तो नए अंक लागू होंगे उसके, 1947 और उससे पहले वाले लागू नहीं होंगे। ये अब
अगस्त के अंक की बात कर रहे हैं तो अयोध्या में भी अगस्त ही था, वो भी 5 अगस्त ही थी, उसका क्या स्वरूप बदलने वाला है? आपकी तरफ से कोई प्रश्न नहीं आ रहा? आप भी बिल्कुल निसंकोच वासी कीजिए, मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, अयोध्या की जहां तक बात है, अयोध्या में वो अंक लागू नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है, अंक कब लागू होते हैं? भूमि पूजन के होते हैं, शिलान्यास के। और अगर भूमि पूजन और शिलान्यास दोनों अलग अलग है तो शिलान्यास के पूजन के अंक माने जाते हैं। हम उसे कहते हैं कि ये है नींव की शुरुआत। अयोध्या में श्री राम मंदिर के मसले पर तो ये इतने टुकड़ों में और चरण में काम हुआ है, लेकिन नवंबर 1989 में वहां पर शिलान्यास हो चुका है, तो वो तारीख मानी जाएगी। और ये जो आप कह रहे हैं कि अगस्त के महीने की अयोध्या श्री राम मंदिर से संबंधित, इसका अस्तित्व सिर्फ कागजों में सहायक भूमिका में है। इसी प्रकार से मोदी जी ने जो भूमि पूजन किया, वो अंक भी सहायक भूमिका में है। मुख्य भूमिका में तो नवंबर 1989 में जो शिलान्यास हुआ वही माना जाता है। इसे यूँ समझिए कि जैसे कोई प्लॉट है, वहाँ पर शिलान्यास कर दिया और उसके बाद 20 साल तक वहाँ पर निर्माण नहीं हुआ, फिर नींव खुदवाई गई, तो जो 20 साल पहले हुआ वो अंक माने जाएंगे। इनका सहायक अस्तित्व। भारतीय की राजनीति को हलचल मची है जो पहले से हुआ था। जी बिल्कुल। इस पे क्या कहना जी, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? आपका प्रश्न बहुत विस्तृत है। राज्य की राजनीति में जो हलचल है, तो मेरे वीडियो आज भी फेसबुक पर मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर में, जब मैं क्रमिक रूप से सीट वाइज भविष्यवाणी कर रहा था, एक एक सीट थी, तो उसके बिल्कुल पहले एपिसोड में एक बात कही थी कि अगले विधानसभा, मतलब 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। 2 भविष्यवाणी। तीसरी, इनका कार्यकाल अधूरा रहेगा। चौथी, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये होता है कि सब किसी आदमी के लिए मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र जो है वो उसका पतन माना जाता है। अशोक गहलोत जी के अंकों पर मेरी पकड़ आज से नहीं, करीबन 18-19 वर्ष पहले से है और हर बार सही निकला। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 18 के चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बहुत लंबी चौड़ी बहसों का मुद्दा था, तो भी मैं सबसे एक ही बात कहता था, सितारे अशोक गहलोत के पक्ष में, चाहे कुछ भी हो, बनेंगे वे। अशोक गहलोत जी के अंक बहुत मजबूत है, अंक मतलब ग्रह बहुत इतने मजबूत हैं कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कांग्रेस के बन जाएं, मार्जिन लेकर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, तो आपको अचंभा नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात और, इनके अंक इतने पक्ष के कि यहाँ भी जो बनेगा वो इनकी अनुमति और सहमति से बनेगा। अनुमति और सहमति, आम आदमी की भाषा में या पत्रकारों की भाषा में ये कह सकते कि वो इनका ही आदमी होगा, आम हम भाषा में यही कहेंगे, पर जो भी बनेगा उसमें इनकी अनुमति और सहमति होगी। अब क्या होता है, ज्योतिष जो होती है उसे नाम पता नहीं चलता, लक्षण पता चलते हैं। किसी का फोटो हमें नहीं दिखता, लेकिन फिर भी लक्षण, तो लक्षणों के आधार पर अशोक गहलोत के दिल्ली जाने के बाद यहाँ ब्राह्मण बनने के अंक ज्योतिषी योग सर्वाधिक है। ब्राह्मण, और ब्राह्मण भी जो है वो अशोक गहलोत के आजू बाजू की उम्र का होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 10-15 साल छोटा हो या 15-20 साल बड़े की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, छोटा जो है ऐसा भी नहीं होगा। ज़्यादा अंतर नहीं कह सकते हम, मगर और उसके बाद में गणना ही संकेत दे रही है कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, और 2 बनाए जा सकते हैं तो उसमें वर्ण के अनुसार अगर बात करें, क्योंकि जातियों का अंक ज्योतिष में पता नहीं चलता, वर्ण के हिसाब से बात करें तो शूद्र वर्ग इसकी प्रधानता रहेगी, क्षत्रिय वर्ग, तो इन 2 वर्णों में से 2 उप मुख्यमंत्री आपके बन सकते हैं। अब चूंकि मेरा काम राजनीतिक विश्लेषण का भी है, राजनीतिक मार्गदर्शन और सलाह का भी है, तो मुझे राजनीति का भी ज्ञान है। तो अगर मैं ये जोड़ के कह दूं तो फिर ये हो जाएगा कि राजपूत, जाट, मीणा, इन 3 में से कोई 2 उप मुख्यमंत्री
बनाए जाए। ज्योतिष तो वर्ण बता रही, लेकिन अगर उसको हम इन संदर्भों में देखें तो ये राजस्थान आज मोदी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, कितना सरकार के लिए फायदेमंद साबित होगा ये विस्तार हो रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार पे भी कोरोना के पूरे मैनेजमेंट को देखे बहुत सारी बीमारियाँ आई गई हैं। जी। क्या लगता है कि जो आज जो विस्तार हो जाएगा उससे कितना मजबूती आएगी या फिर वही? देखिए क्या होता है कि किसी भी सरकार का अगर यश अपयश देखना हो पूर्ण रूप में सरकार का किसी मंत्रालय के, तो हमेशा सरकार के मुखिया के अंक देखे जाते हैं। और ये बात मैं अपने नववर्ष के वीडियो में 8 और 9 जनवरी को डाल चुका हूँ, उसे आपके सामने फिर से रख रहा हूँ कि मोदी जी के जो अंक हैं, असल में क्या मोदी जी की 3 जन्म दिनांक चल रही है, लेकिन जिसे मैं काम लेता हूँ उसके हिसाब से उनके जो अंक हैं 1 जनवरी 2021 से उनके घोर अपयश योग आरंभ हुए हैं। घोर अपयश योग, मोदी जी मतलब मोदी सरकार के। अपयश योग का मतलब अब आप समझते हैं कि अपयश का मतलब बुरा होगा तो ही तो अपयश होगा। तो ये 1 जनवरी के बाद ये कोरोना की दूसरी लहर ने बता दिया कि भाई उनको बदनामी मिल रही है उनकी सरकार को। अब आपका प्रश्न कि आज जो मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो रहा है ये सरकार के लिए कितना कल्याणकारी, लाभकारी या अलाभकारी रहेगा। देखिए आज का मूलांक है 7 और भाग्यांक है 1, और जब हम बात करें तो मासांक है 7 और चलित के अंक है 2 और 7, बार बार स्त्री अंक आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि अगर आज शाम मंत्रिमंडल में, आज शाम जो मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो जा रहा है उसमें अगर 5 से 7 महिलाओं को नहीं लिया जाता है नए रूप में, जो भी नहीं है मंत्रिमंडल में, तो मानकर चलिएगा कि मोदी जी के लिए इसी मंत्रिमंडल का एक पुनर्गठन और करना पड़ेगा, और इस पुनर्गठन से उन्हें संतुष्टि नहीं आएगी। सरकार को, मुखिया को खटकेगा, असंतोष का भाव होगा और उन्हें एक और करना पड़ेगा। अगर कम से कम 5 या 7 महिलाओं को नए सदस्यों के रूप में मंत्रिमंडल में लेंगे तो ये जो स्त्री अंकों का दोष है इसका काफी परिहार हो जाएगा। लेकिन सरकार के मुखिया जो मोदी जी के अपयश योग जारी है, और ये अपयश योग इनके लिए 20 दिसंबर 2022 तक चलेंगे। ये विशेष ध्यान दिए जाने वाली बात है। इसलिए सरकार के कार्यों को, कृतियों को लेकर आलोचनाएं होंगी, निंदा भी होंगी, असफलता वो भी सामने आ सकती है। अब किस मंत्रालय में आ सकती है वो अलग चर्चा का विषय है। मोदी जी ने जो दाढ़ी बढ़ा रखी है ये कहीं ज्योतिषी उपाय से जुड़ा हुआ तो नहीं? देखिए नरेंद्र मोदी जी उस व्यक्ति का नाम है कि जो व्यक्ति अगर खांसे या छींके तो उसके पीछे भी एक अर्थ होता है। बहुत सुव्यवस्थित व्यक्तित्व और सुव्यवस्थित क्रियाविधि वाले आदमी है। वो बिना कारण के कोई काम नहीं करते, हर एक के पीछे एक उद्देश्य होता है। ठीक है, नेतृत्व करने वाले को व्यवस्थित होना भी पड़ता है भाई। अगर नेतृत्व करने वाला अव्यवस्थित होगा तो फिर क्या होगा सरकार का? तो ये बड़ी अच्छी बात है जो उनके साथ जुड़ी है। रहा सवाल की दाढ़ी बढ़ाने के पीछे कारण, अब देखिए क्या होता है कि हम ज्योतिषी हैं, हम तो हर बात को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखेंगे, जैसे आप एक पत्रकारीय दृष्टिकोण से देखते हैं। अब उसमें मेडिकल साइंस का कोई है या कोई और है या कोई शौक की बात है वो अलग है। लेकिन मोदी जी 29 अगस्त के पैदा हुए, 29 अगस्त 1949, ये उनकी मूल जन्म दिनांक है। तो वहां उनके स्त्री अंक खराब है, 2 और 9। स्त्री अंक खराब होने का मतलब ये होता है ऐसे आदमी का या तो दाम्पत्य होता ही नहीं है, या होता है तो नहीं के बराबर है, और या फिर उस आदमी को परिवार का सुख नहीं मिलता है, या वो आदमी बहुत अल्पायु होता है। अगर बहुत कम अपवाद स्वरूप शादी हो गई तो वो अल्पायु में ही वो आदमी चला जाता है, स्त्री विधवा हो जाती है। अब इस अंतिम को छोड़ दें, अपवाद वाले को, तो बाकी सारी बातें मोदी जी के यहाँ मिलती है। तो वो स्त्री अंक है ना, उस अंक का रंग है सफेद। और अब आज जो हम बात कर रहे हैं ये 2021 है। मोदी जी की दाढ़ी तो 2020 में बढ़नी शुरू हो गई थी, 19 के अंत में और 20 में। तो 20 जो है ना, 2020 जो गुजरा वो पितृदोष का अंक था, 4 का अंक था, और 2 बार 2 थे, 2 चंद्रमा तो स्त्री पितृदोष का था। तो जो उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई है तो कहीं न कहीं उन्हें कुछ संकट कम हुए होंगे। फिर ये 5 का अंक चल रहा है, ये बुध है, ये बुध 2 का अंक यानी चंद्रमा का बेटा है।
तो दाढ़ी इसमें भी ठीक है। और 2022 में 6 का अंक आएगा, लेकिन तीनों कौन है? चंद्रमा है, 2 अंक है, तो 6 2 का मित्र है। तो कम से कम ये मानकर चलिए कि इस दाढ़ी को अगर मोदी जी दिसंबर 2022 तक लगातार रखते हैं तो उन्हें काफ़ी समस्याओं परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, या परेशानियों का जो स्तर है वो कम हो जाएगा। इतना तो अवश्य। आने वाले चुनाव के बारे में, उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाए। एक क्या होता है कि देखिए, ज्योतिष में फतवेबाजी नहीं चलती है कि किसी ने बोल दिया, लग गया तो तीर है, नहीं तो तुक्का है, वो नहीं चलती। फतवेबाजी ज्योतिष को बदनाम करती है। इसके पीछे कारण क्या है? आप 5 साल पहले का पिछले विधानसभा चुनाव का मेरे ब्लॉग पर जाकर प्रेडिक्शन देख लीजिए। भविष्यवाणी लिखा हुआ है, भाजपा का चमत्कारिक प्रदर्शन, शीर्ष में लिखा है, शीर्षक तो वही लिखा है। और आप जानते हैं कि क्या हुआ? चमत्कारिक प्रदर्शन ही था, ये चमत्कार से कम कुछ नहीं था। तो वो गणना की पकड़ बताती है कि इस बार जो है इनके चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत, धाकड़ बहुमत तो नहीं होगा। धाकड़ का मतलब पूर्ण से भी 3/4 तक पहुंच जाए, वैसा तो मैं नहीं देख रहा, लेकिन पूर्ण बहुमत। क्योंकि अब प्रभारी किसको बनाते हैं? ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष के अलावा जो प्रभारी बनाया जाता है ना, उसके अंक भी लागू होते हैं। तो पूर्ण बहुमत और धाकड़ के बीच का गैप तो वहां से देखा जाएगा, लेकिन पूर्ण बहुमत से आ रही है। एक बात और है, इसका कहने के पीछे कारण क्या है? ये कहने के पीछे कारण ये है कि योगी जी की असली जन्म दिनांक हमारे पास है, और वो 29 दिसंबर, न कि 5 जून है जो चलाई जाती है। उसी के आधार पर अभी उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में मेरा ये कहना था कि योगी जी कहीं नहीं जा रहे, मतलब न तो हटाए जा रहे हैं और न इनके आगे पीछे कोई लगाया जा रहा है, और वही हुआ। तो उसी गणना, क्योंकि क्या होता है कि किसी सरकार के, आप पहले तो ये देखें कि क्या उस प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के योग हैं, तो उत्तर प्रदेश के गठन के दिनांक में नेतृत्व परिवर्तन के योग नहीं है। फिर ये देखा जाता है कि क्या भाजपा के सत्ता कंटिन्यू करने के योग हैं, तो उसमें जवाब आता है हाँ। फिर ये आता है कि क्या योगी जी के फिर से, तो हाँ। लेकिन एक बात है जिस पर आप और हम सभी गौर करें, हालांकि मैं फेसबुक पर लगभग 1.5-2 महीने एक पोस्ट डाल चुका हूँ, वो आपसे दोहराऊं, अगला कार्यकाल योगी जी का मुख्यमंत्री के रूप में अंतिम कार्यकाल होगा, और ये अधूरा रहेगा, ये पूरा नहीं होगा, ये पूरा नहीं होगा। और कब? तो 13 से 26 महीने, मार्च में शपथ लेंगे तो 13 से 26 महीने, 13 महीने मतलब अप्रैल 2023 से लेकर के मई 2024, इसके बीच में इनका पदत्याग हो जाएगा, अपूर्ण कार्यकाल। अप्रैल 2023 से लेकर मई 2024, यानी अगले लोकसभा चुनाव से पहले। सरकार गठन के 13 से 26 महीने के भीतर की जो अवधि है उसमें, क्योंकि इनके लिए उस समय का कैलेंडर वर्ष और इनकी उम्र का वर्ष भारी पड़ेगा। अब राजनीतिक घटनाक्रम क्या होता है वो बात दूसरी है। जैसे 28 जनवरी अभी पीछे 21 में रुड़की में एक सम्मेलन में बोलकर आया कि उत्तराखंड में अगर मुख्यमंत्री भी बदल जाए तो अचंभा नहीं होना चाहिए। वो बोले हमारे यहाँ तो सब ठीक है, 1.25 महीने मुख्यमंत्री बदल गया, 3 महीने बाद फिर बदल गया। हिंदुस्तान में किसी प्रदेश में ऐसे नहीं हुआ कि सत्तारूढ़ पार्टी ने अपना ही मुख्यमंत्री 3 महीने में बदल दिया हुआ। इसीलिए आज क्या होता है पता नहीं, उस समय राजनीतिक घटनाक्रम क्या होता है, लेकिन 13 से 26 महीने योगी जी नहीं। देखिए सांसारिक कारण क्या होते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए इस बात को ये समझिए कि अभी विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के, मुझे भी लग रहा था कमजोर, तो मैंने कहा या तो सीटें कम होंगी या ममता का कोई निकट चुनाव हारेगा या ममता हार जाएगी। तो कई लोगों ने कहा ममता के गढ़ में ममता हारेगी, ऐसी तो सोचना ही बेवकूफ़ी है। लेकिन ज्योतिषी को तो जो लगता है बोलेगा। तो क्या हुआ, 3 में से एक बात, सीटें तो बढ़ी, ममता हार गई। तृणमूल का स्तर बढ़िया लग रहा था, इसीलिए लग रहा था कि तृणमूल के अंक बढ़िया है, ममता के खराब है तो तृणमूल को तो नुकसान होगा नहीं। तो इसी आधार पर सांसारिक कारण क्या बनता है वो दूसरी,
कि जैसे यहाँ संवैधानिक बाध्यता आ गई तो देना पड़ा। लेकिन ज्योतिषी की भविष्यवाणी तो सही रही कि उठापटक और मुख्यमंत्री परिवर्तन। आप लोग उसको राजनीतिक या संवैधानिक संदर्भों में ले लीजिए। एक और है, उत्तराखंड की बात चली तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी का राज फिर नहीं आएगा। और एक ध्यान रखिएगा, 2012 में जो हुआ था, भुवन चंद्र खंडूड़ी सिटिंग सीएम थे, बनाए गए थे निशंक को हटाकर और हार गए थे। बिल्कुल यही एपिसोड इस बार भी दोहराया जा सकता है कि पुष्कर सिंह मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपना विधानसभा चुनाव हार जाए तो अचंबा मत कीजिए, क्योंकि वहां ऐसे ही होगा। मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होगा, भाजपा भी नहीं होगी और इनके खुद के चुनाव क्यों। कांग्रेस का तो आपने बताया कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत की जगह 2 हो जाएंगे, ब्राह्मण नेता हो जाएंगे। बीजेपी में क्या लग रहा है राजस्थान में? किस संदर्भ में? आगामी चुनाव को लेकर या अभी? प्रतिस्पर्धा हो रही है, एक दूसरे को ऊंचा नीचा देखते हैं। असल में क्या है, देखिए कि सतीश पूनिया जी के जो अंक हैं, वे अंक स्त्री अंकों के रूप में बहुत खराब है। अब ज्योतिष की इस भाषा को मैं और सरल कर दूं कि उनके सामने जब भी महिला आ गई है, वे महिला के टक्कर में आ गए तो उन्हें हानि उठानी पड़ेगी। ये तो उनके अंक बोल रहे हैं, स्त्री अंक खराब है सतीश पूनिया। दूसरा क्या है, उनके अंकों का योग ये है कैलेंडर वर्ष और उम्र का वर्ष कि 2023 का विधानसभा चुनाव होता है और सतीश पूनिया अगर प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हैं तो डॉक्टर चंद्रभान वाला मामला दोहराया जा सकता है या रामेश्वर लाल डूडी वाला मामला दोहराया जा सकता है कि पार्टी की तो सरकार आई लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हार गए। ये खतरा है। एक तीसरी बात यह है कि मुझे लगता है चुनाव के वक्त में सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष पद पर नहीं होगा। यानी या तो इनका कार्यकाल बीच में ही जा सकता है या कार्यकाल पूरे होते ही किसी और को बनाया जाए। इनका कार्यकाल शायद 22 में पूरा होगा। ये राजस्थान की कांग्रेस की भाजपा में योग किसके प्रबल है? 2003 से मेरा जो अध्ययन है, जब से मैंने सीटवार भविष्यवाणी शुरू की है, दुनिया में आज भी इकलौता करने वाला, तब से वसुंधरा जी के अंकों पर अच्छी मेहनत की है। तो भाजपा में जो उपलब्ध चेहरे हैं, बिल्कुल बाकायदा नाम ले लो, ओम बिरला जी, गजेंद्र शेखावत है, राजेंद्र राठौड़ साहब को भी अगर मान लें, अर्जुन मेघवाल, वसुंधरा जी, सतीश पूनिया, एक आध कोई नाम चूक रहा हूँ तो आप बताइए। हाँ, ओम माथुर जी हैं। नहीं, गुलाब जी को तो टिकट भी शायद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गुलाब जी अगर मुख्यमंत्री की दौड़ में आए, इसका मतलब वो एमएलए चुनाव जीतेंगे, इसका मतलब वो एमएलए बनेंगे और इसका मतलब यहाँ से पुराना एमएलए होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि उदयपुर शहर तो नया एमएलए देखेगा, तो गुलाब जी तो फिर, और वैसे भी कहीं किसी और सीट से भी गुलाब जी को टिकट मिलेगा लगता नहीं। मेवाड़ के संदर्भ में तो किसका गणित ज्यादा है? ये अभी इनकी बात पूरी कर लूँ फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। इस नाते मानकर चलिए कि सबसे अधिक मजबूत अंक जिसके हैं उनका नाम है वसुंधरा राजे। एक बात। दूसरी बात, ज्योतिष ये कहती है कि यदि इतने मजबूत अंकों वाले व्यक्ति के अतिरिक्त कोई बनता है तो ये विधानसभा 2023 वाली 2 मुख्यमंत्री देखेगी, कम से कम 2। ये नाम के किसी की भी जी, सरकार किसी की भी। अब आप इस बात को यूं भी ले सकते हैं, नहीं ये तो वसुंधरा राजे नहीं बनती है तो भाजपा सरकार 2 मुख्यमंत्री देखेगी, लेकिन सरकार किसकी बनेगी तो इसके लिए आप ठीक 17 दिसंबर 2018 जिस दिन तीनों मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 पोस्ट है मेरी काले बैकग्राउंड में है कि राजस्थान की ये कांग्रेस सरकार अगले चुनाव के बाद नहीं आएगी। ये तभी कर दी थी भविष्यवाणी। उसे दोहरा रहा हूं कि 23 में
कांग्रेस सरकार राजस्थान में फिर से नहीं आएगी। इसलिए सरकार तो भाजपा की बननी है, तो अब भाजपा के परिप्रेक्ष्य में ही उसी पाले में बात करें कि कौन होगा, तो उसमें ये चीज़ है। ये मानकर चलिए कि राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, ओम माथुर, ओम बिड़ला, इनके अंक इतने कमजोर हैं कि ये मुख्यमंत्री की दौड़ में सिर्फ चर्चा में रह सकते हैं, लेकिन टाइट फाइट जैसा या निकटतम संघर्ष का मामला ये नहीं कर पाएंगे। गुलाब जी को भी ले लीजिए, भले नहीं कर पाएंगे। वो जो होता है वो उसमें पहला नाम काफ़ी देर तक चलेगा, वसुंधरा। हाँ, इतना अवश्य आप नज़र रखिए भविष्य के लिए। एक व्यक्ति है जिनका भाग्य उन पर बहुत अजब गजब तरीके से मेहरबान होगा, और उस आदमी का नाम है अर्जुन मेघवाल। और आज शाम को जो मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो रहा है, अब मैं बोलूँगा तो वो तो पेपर में ही आ चुका है, जो मैं इतने दिनों से बोलता रहा, आज तो अखबारों में छप गया। तो अगर उनका कद बढ़ जाए तो अचंभा नहीं है, लेकिन ये तो चलो दिल्ली की बात है। राजस्थान में भी आप इस नाम को भविष्य के लिए सुरक्षित रख लीजिए मुख्यमंत्री के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 23 में अर्जुन मेघवाल बन रहे हैं। 23 में सबसे ज़्यादा चांस किसके हो, मैंने आपसे निवेदन कर दिया, लेकिन इस नाम को भी अपने यहाँ सुरक्षित रख लीजिए। ये नाम भी मुख्यमंत्री की दौड़ में कभी आएगा और बहुत सशक्त पहुँचेगा। मेवाड़ की आप प्रश्न करें। मेवाड़ का जो राजनीतिक भविष्य है वो कैसा, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, जब हम मेवाड़ की बात करते हैं तो चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, 3 को तो लेना ही पड़ेगा। राजसमंद को भी लेना होगा, 4 को लेना होगा। मुझे लगता है आज जो हम बात कर रहे हैं, आज की तारीख से आप गिन लीजिए, आज की तारीख से 37 और 9 46, 47 महीने कब जाकर पूरे होते हैं आप देख लीजिए। मेवाड़ को राजनीतिक रूप से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। आज हम जिस प्रांगण में बैठे हैं और ये जिनके नाम से है, उनके बाद में मेवाड़ को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली नहीं कभी, इतनी बड़ी भी मिल सकती। इस बात को यूं देखिए कि 98 में भैरव सिंह जी की सरकार बाहर हो गई, लेकिन भैरव सिंह जी के सितारे अच्छे थे तो उपराष्ट्रपति बन गए। तो उपराष्ट्रपति बन गए तो जिस क्षेत्र के वे हैं, तो उस क्षेत्र के लिए तो अद्भुत। अब कोई कहे साहब आप तो सीएम का चुनाव हार गए, वो अलग बात है, गौरव तो बढ़ गया ना। इस संदर्भ में अब क्या और किस लेवल का, तो मानकर चलिए मुख्यमंत्री से लेकर के आगे तक कुछ भी हो सकता है। उसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में मेवाड़ के किसी आदमी को बड़ा मिलता है तो वो भी, लेकिन बात कांग्रेस भाजपा की नहीं रही, बात कंप्लीट मेवाड़ की पूरी राजनीति, चाहे किसी भी दल से, मेवाड़ को ये गौरव मिल सकता है। आज की तारीख से 47 महीने आप गिन कर रखिए, इन 47 महीनों में कोई बहुत बड़ी संवैधानिक या राजनीतिक उपलब्धि मेवाड़ के खाते में आ सकती है। राजस्थान राज्य के भी काफी पुनर्गठन संभव है। राजस्थान की स्थापना का अगर हम 30 मार्च 1949 वाला हिसाब किताब देखें तो राजस्थान के अभी आप उसको पुनर्स्थापना कह रहे हैं, मैं अगर जिलों का विखंडन कह दूं तो एक ही बात है। तो अभी इसके योग 23 तक तो नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर 23 तक कोई सरकार घोषणा कर देगी ना, तो लागू होते होते 23 बीत जाएगा। 23 तक विधि विधान से कि ये गठन हो गया, ये संभव है। एक और है, राजस्थान के स्त्रीअंक खराब शुरू हो गए 1 जनवरी से। अब इसका मतलब क्या होता है? स्त्रीअंक होते हैं दल के, परिवार के, पार्टी के। पार्टी भी एक परिवार है, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, ये अंदरूनी लड़ाइयाँ 1 जनवरी से बढ़ गई क्योंकि स्त्रीअंक खराब है, और ये चलेंगे दिसंबर 2022 तक। 21 और 22 ये 2 साल भारत राजस्थान के राजनीतिक दलों में अंदरूनी पार्टीगत दलीय झगड़ों के हिसाब से बहुत खतरनाक, खराब है। तो आप देख लीजिए बढ़ रहे हैं, और जैसे आगे बढ़ेंगे भी और बढ़ेंगे ये सब। तो ये उसका ये सरकार पूरा करेगी, करेगा जी। 1 मिनट जी, कौन सी? कांग्रेस सरकार बेशक करेगी। 2023 तक कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी। सीएम का चेहरा बदलेगा। हाँ, मुख्यमंत्री परिवर्तन इसलिए क्योंकि लगता है मुझे कि अशोक गहलोत का भाग्य जो है वो विस्तृत हो रहा है। देखिए क्या होता है, एक पार्टी का, एक राज्य का मुख्यमंत्री और एक पार्टी का, वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष,
ज्योतिष उसे भाग्य का विस्तार मानता है। अब कोई तकनीकी रूप से किसी की टिप्पणी क्या हो तो ये भाग्य का विस्तार है, तो कांग्रेस सरकार तो नहीं जाएगी। आप जब ये सरकारें गठित हुई तो ठीक 17 दिसंबर 2018 के मेरे वो पोस्ट उठा के देखिए, स्पष्ट कहा है राजस्थान में कांग्रेस सरकार कार्यकाल पूरा करेगी मगर मुख्यमंत्री बदलेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार भी जाएगी, मुख्यमंत्री जाएगा। आप देखिए तब का है। और छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री बदलेगा, कांग्रेस सरकार पूरा करेगी। जबकि छत्तीसगढ़ में तो बहुत सेट दिख रहा है, नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार यूं मान लिए 31वां महीना कब होता है, 4 का अंक आता है, उसके बाद से वहां सिर्फ उठोवल शुरू हो जाएगा और वो विधानसभा भी 2 मुख्यमंत्री देखेगी। यानी कि वहां छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री परिवर्तन होगा। और ये बातें 17 दिसंबर 2018 को कह दी है, ऐसा नहीं कि आज आपके सामने आप दोहरा रहा हूं। ये तब की भविष्यवाणियां हैं और समय के साथ में पीछे भी सही नहीं होगी। आप कुछ बोलो। मैं पूछना था कि आप कह रहे हैं 47 महीने बाद मेवाड़ को संवैधानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण नहीं, 48 महीने बाद नहीं, अब इसे 47 महीने के भीतर भी। तो वही संदर्भ को मैं भी सोच रहा हूँ कि कहीं राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, कहीं उसके टुकड़े नहीं कर दिए जाए। नहीं, उससे उपलब्धि नहीं कह सकते। मेवाड़ अपने आप में राज्य बन जाए, वो भी बहुत बड़ी संवैधानिक नहीं, मेवाड़ अलग राज्य नहीं बनेगा। मेवाड़ अलग राज्य कैसे नहीं बनेगा, उसका कारण है। आप इसको, आपको बड़ी रोचक बात लगेगी। मैं इस बात को ऐतिहासिक रूप में अंक ज्योतिष से बता रहा हूँ। देखिए, मेवाड़ आप जब कहते हैं तो मेवाड़ के उदयपुर गठन के बाद में शक्ति केंद्र हैं वो चित्तौड़ और उदयपुर 2 हो गए। पारंपरिक शक्ति केंद्र 2 हो गए। तो मेवाड़ के जब तक इन दोनों शक्ति केंद्रों का या तो विलीनीकरण नहीं हो या इनकी शक्ति का एकीकरण नहीं हो, तब तक मेवाड़ स्वतंत्र राज्य नहीं बनेगा। शक्ति का एकीकरण नहीं बनेगा। जी, आप पार्टी को वोट कौन परिप्रेक्ष्य में कहाँ देते हैं? आम आदमी पार्टी। क्योंकि क्या हुआ, आप शब्द इस पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद में लोग थोड़ा संभल कर प्रयोग में लेते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के गठन में 26 नवंबर गठन में ही उनके शुक्र भ्रष्ट है, 8 काम है, वो परिवार के अंक खराब हो गए। तो एक तो इस पार्टी का ओवरऑल भविष्य में बता दूं कि इस पार्टी में पार्टी या दल नाम की चीज जो है वो प्राय रहेगी नहीं। मतलब या तो अधिशासित पार्टी रहेगी, आपस में झगड़े और टूट फूट बार बार होती रहेगी, बार बार हर जगह। अब राजस्थान पंजाब की बात नहीं है, जहां भी ये पांव अभी से गुजरात में पांव पसार रही है, थोड़े समय बाद वहां भी टूट फूट जाएगी। क्योंकि 26 नवंबर 3 का अंक तो है, लेकिन 2 और 6 से 8 बनाए, वो परिवार के पार्टी के अंक भ्रष्ट हो गए। एक बात। दूसरी बात यह है, पंजाब विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, ये विधानसभा चुनाव अगर ध्यान रखिएगा 20 फरवरी के बाद होते हैं। हाँ, वोटिंग 20 फरवरी के बाद वोटिंग और काउंटिंग इन मतगणना हो मार्च में, फरवरी में नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो आपको पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत तगड़ा देखने को मिल सकता है। अगर वो नेता प्रतिपक्ष भी अपना बना ले तो अचंभा मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, 21 से 28 फरवरी के बीच में तो हो मतदान पंजाब में, और 1 मार्च के बाद कभी भी हो मतगणना, तो वो 2 नंबर की पार्टी पंजाब में बन सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दूसरी तीसरी के बीच में संघर्ष होगा। एक आध और कोई हो तो फिर नहीं तो समापन करें। तो ये चर्चा है, और बस आप इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में ढालते समय इस परिसर की मर्यादा का देख लीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कहीं भी सत्य तो होता है लेकिन वो सत्य चुभने वाला नहीं होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात वाला। औपचारिक इसको कर दीजिए।